शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक चमकते सितारे को। ये ऐसा प्लेयर जब मैदान में गेंद फेंकने उतरा तो पहले टेस्ट में 4 बॉल में 3 विकेट ले लिए। ऐसा प्लेयर जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 बॉलों पर 6 छक्के मार दिए। क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, टीम इंडिया के डायरेक्टर रहे और क्रिकेट की दुनिया में इन्हें ग्लैमर बॉय कहा जाता है। प्लीज वेलकम रवि शास्त्री। और आपकी अदालत के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं जाने माने स्पोर्ट्स एडिटर जी राजारमन। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज जी राजारमन की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम क्रिकेट स्टार रवि शास्त्री। आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर आरोप है कि ये अहंकारी हैं। रवि, आपका क्रिकेट के मैदान का रिकॉर्ड देखा। 23 साल की उम्र में आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस बन गए। 24 साल की उम्र में 2000 रन बनाए, 100 विकेट ले ली थी। जबरदस्त रिकॉर्ड था। लेकिन जब रवि शास्त्री मैदान पर उतरते थे तो पब्लिक कहती थी रवि शास्त्री हाय हाय। मेरे ख्याल में मैं ऐसा अक्रॉस आता था लोगों के लिए कि मैं एरोगेंट हूँ क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था। मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट था मेरे एबिलिटी में और मेरे लिए क्रिकेट बड़ा सीरियस गेम था। तो मैं ऑन द फील्ड ज़्यादा टाइम पास नहीं करता था। मैं एक्सट्रीमली हार्ड क्रिकेट खेलता था। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एरोगेंट बंदा है। पब्लिक को लगता था रवि शास्त्री 100 रन बनाए तो भी रवि शास्त्री हाय हाय, विकेट लिया तो भी हाय हाय। और फिर काफ़ी साल के बाद जब यही लोग मुझसे मिले एक्चुअली, या कभी भी मिलते थे ऑफ द फील्ड मुझसे, तो यही लोग कहते थे यार हमको तो ऐसा इंप्रेशन है आप बहुत एरोगेंट है, लेकिन आप रियल लाइफ में एब्सोल्युटली नॉर्मल आदमी हो। जो आपके ओपोनेंट थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, इंग्लिश बैट्समैन थे, बॉलर्स थे, उनको पता चलता था पब्लिक क्या कह रही है रवि शास्त्री के बारे में? हाँ, हिंदी तो सीख गए वो लोग भी, बहुत जल्दी सीख गए और फिर छेड़ना शुरू किया। लेकिन उनको पता था ये ऐसा बदमाश है कि जितना क्राउड इनको हाय करे ये और डिटरमिन्ड होगा। कई बार मैंने सुना कि आपने उनको ये कहा कि वो हाय हाय का मतलब ये जो हाय हाय ये वाला हाय हाय क्या है? नहीं, वो बाद में। आपने बिल्कुल सही किया, सही कहा रजत जी कि ये मैंने सीखा बाद में, क्योंकि जब मैं कमेंट्री करने आया तो यही लोग जो हाय करते थे वो हाय रवि करने शुरू कर दी जैसे आपने कहा। तो मैं ये सोच रहा था जब ये हाय हाय शुरू था, मैं पहले से ही ये करना चाहिए था, हेलो हाय नमस्ते, फिर खुश होते थे पब्लिक। लेकिन रवि, इतने साल बाद भी आप कह रहे कमेंट्री करते हैं तो आपने अंदाज बदला, लोगों को नहीं लगता। अब देखिए अखबार की हेडलाइन है, जब हेड कोच को लेकर के इंटरव्यूज हुए तो बोर्ड ने कहा ध्यान रखिए शास्त्री अहंकारी है और कुंबले मिलनसार। ये अहंकार होने की वजह से नहीं बना है। अब मुझे भी नहीं पता, एक ऐसा जो भी लोग कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन मेरा दिल तो साफ था क्योंकि मुझे पता था 18 महीने में मैंने कैसा काम किया। ईमानदारी और ट्रस्ट के साथ मैंने काम किया इंडियन टीम के लिए, और सबको पता है रिजल्ट्स क्या है। तो मुझे इस बात की आई डोंट हैव टू फील अफ्रेड एट ऑल। मैं इनफैक्ट प्राउड हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। 18 महीने का आप काम कह रहे हैं, उसके बारे में गौतम गंभीर का स्टेटमेंट देखा। वो कह रहे हैं कि 18 महीने में क्या किया ये तो बताएं। बांग्लादेश में सीरीज क्यों हारी, अपने घर में साउथ अफ्रीका से क्यों हारे? रवि शास्त्री हीरो बन रहे, हम तो हार रहे थे। देख भाई, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। गौतम गंभीर भी काफी क्रिकेट खेला है, उनको पता है हर बार 100 नहीं बना सकता। उनके भी जीरोज हम गिन के उनको बता सकते हैं कितने बनाए। हम तो ह्यूमन बीइंग है भाई।
हर मैच थोड़ी जीत सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो लास्ट 18 महीना 2 साल में अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जब मैं था डायरेक्टर, वो एक स्टेज पे नंबर 1 थे टेस्ट में, नंबर 1 थे T20 में, और नंबर 2 थे वनडे इंटरनेशनल में। लेकिन बांग्लादेश तो हारे, बांग्लादेश से हारे, और ये क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही अच्छा टीम है इन बांग्लादेश। और अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए लास्ट 2 साल में, वो इंडिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, और अब 2-1 हारे वो इंग्लैंड के साथ। ये इनकी पहली डिफीट थी कुछ 2 साल में। लेकिन हारे तो भी आपको गुस्सा आता था। साउथ अफ्रीका से मुंबई में हारे तो आपने क्यूरेटर को पकड़ लिया जाता। नहीं, मैंने क्यूरेटर को नहीं पकड़ा। मैं क्यूरेटर ने शिकायत की, उसने कहा धमकी दे दी है रवि शास्त्री ने। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लगता हूँ धमकी दे सकता हूँ। देखा, बिल्कुल। आप लड़कों से जाके पूछो, कभी ऐसा नहीं। और लड़कियों से? लड़कियों के साथ, लड़कियों को तो कभी धमकी देना ही नहीं चाहिए, उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने सौरव गांगुली को भी धमकी दी, कहा इन्होंने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। नहीं, मैं धमकी नहीं दिया। देखो, ये इंटरव्यू था और हमें बोर्ड ने कहा था कि अगर आप, क्योंकि समय कम है, अगर आप 2 दिन में नहीं आ सकते हैं कलकत्ता, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं। पर रवि, ये एरोगेंस नहीं थी? आप बैंकॉक में छुट्टी कर रहे थे, इंडियन टीम के हेड कोच के लिए इंटरव्यू है, ये आपकी अहंकार है कि मैं तो जाऊं वहीं से दे दूंगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से प्लान हुआ था, और मैं ऑलरेडी था वहां पे। जब मेल आया BCCI से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2 दिन का समय ही है, अगर आप नहीं आ सके तो इस समय पे, समय भी लिखा है, इस समय पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आना पड़ेगा। और सचिन जी थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, VVS लक्ष्मण और संजय जगदाले जी, वो तो वहीं पे थे। तो मैंने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं डिसअपॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि सचिन जी बैठ सकते थे इंग्लैंड से 6 घंटा 7 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, VVS लक्ष्मण थे वहां पे, तो सौरभ नहीं था। तो मुझे दुख लगा कि डिसअपॉइंटेड था। मेरे को सिलेक्शन के बारे में कुछ फर्क ही नहीं, कोई माने हुए क्रिकेटर्स है, उनको पता है किसको सिलेक्ट करना है नहीं करना है, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसलिए था कि एक बंदे ने 18 महीना या 20 महीना बहुत ही अच्छा काम किया है कंट्री के लिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, तो एटलीस्ट थोड़ा तो इज्जत होना चाहिए। सब कहते हैं सौरव गांगुली दादा है, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, आपने ले लिया? कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो पंगे बहुत जन से लिया। क्योंकि ये इंप्रेशन है कि अनिल कुंबले को इसे सेलेक्ट किया कि वो मिलनसार हैं, सबसे मिलके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और रवि शास्त्री अपनी दुनिया में रहते हैं। नहीं, ऐसा तो लोग कहेंगे, लोग जिसको बोलना है बोल सकते हैं। सौरभ ने कहा ना कि आप वो अपनी दुनिया में एक अपने वर्ल्ड ऑफ हिज ओन वो रह रहे हैं। हाँ, मैं वो कह सकते हैं। मैं उनको सिर्फ कहूंगा, इसलिए हम नंबर 1 हो गए टेस्ट में, नंबर 1 हो गए T20 में, और नंबर 2 हो गए अपना वनडे गेम में, क्योंकि मैं खुद के दुनिया में था। तो सौरव गांगुली से झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं, दादा है भाई, दादा है। झगड़ा क्या है? जब सौरभ मेरे जूनियर है, जब मैं जब खेल रहा था वेस्ट जोन के लिए, या वो खेल रहे थे ईस्ट जोन के लिए, मेरे को याद है मैं टाटाज में काम करता था, मैं कप्तान था टाटाज का, और मुझे इतना अच्छा लगा उनकी बैटिंग और क्रिकेट एबिलिटी कि मैंने टाटाज में लोगों को बोला कि इसको लो टाटा स्टील में। वो आज तक है टाटा स्टील में। तो फिर क्यों सौरभ वो इंटरव्यू बीच में छोड़ के चले गए? वो आप सौरभ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो था इंटरव्यू के लिए, लेकिन सौरभ नहीं था। तो ये क्वेश्चन उनसे अगर पूछेंगे तो उनसे मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि अनिल कुंबले हेड कोच हैं टीम के, जाहिर है आपको वो पोजीशन नहीं मिली तो आपको थोड़ी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन आपको लगता है कि अनिल कुंबले वाकई में अच्छे कोच हो सकते हैं? अरे जबरदस्त क्रिकेटर। देख, कोच अभी पता चलेगा, क्योंकि वो जैसे मैंने कभी नहीं किया था, तो आप कोई बंदे को जज कर सकते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद, क्योंकि अभी तो नए नए आए, और मेरे को कोई शक नहीं है कि ये अच्छे काम नहीं करेंगे, ये जबरदस्त काम करेंगे, क्योंकि
माना हुआ क्रिकेटर है, 600 के ऊपर विकेट ले चुके हैं, फाइटर है। तो ये सब क्वालिटीज जो यंगस्टर्स है वो सीखेंगे अनिल से। और एक अनिल का एक अच्छा क्वालिटी है, वो कभी हार नहीं मानते जब तक मैच खत्म हो, वो लड़ेंगे। तो ये सब क्वालिटी टीम में आएगी, तो मेरे ख्याल में उनको काफ़ी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर है। वो थोड़े समय पहले वो आरसीबी के मेंटोर थे, मुंबई इंडियंस के मेंटोर थे। वो क्रिकेट भी खेल चुके 2007-2008 तक। तो जो इंटेग्रिटी और रेपुटेशन है उनका, वो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम बेनिफिट होगा उनसे। तो इंटेग्रिटी एक्सपीरियंस तो आपका भी है, तो आप उनसे बेहतर होते? हमारा तो समय था 18 महीना, लेकिन वो 18 महीने में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं ये बीसीसीआई को थैंक करना चाहता हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छा कर सकती है टीम इतने कम समय में। तो मैं ये प्लेयर्स को देना चाहिए क्रेडिट कि वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए इतने छोटे समय में अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जरूर। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आपने कहा कि मैंने 18 मंथ्स में टीम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया बट आप जब नहीं थे एज अ मैनेजर, तब भी तो टीम वर्ल्ड कप भी जीती, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी जीती, टेस्ट में भी नंबर 1 पे आई थी। तो मतलब फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क इतना पड़ा कि जब मैं टेक ओवर किया था टीम का, तब परफॉर्मेंस जो इंडियन टीम का था वो पिछले 12-18 महीने में वो इतना अच्छा नहीं था। वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड से हार चुके थे 3-1, और कई टेस्ट मैचेस 2.5 दिन 3 दिन में ख़त्म हो गया था। तो मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस लेवल था प्लेयर्स का, वो थोड़ा कम था। तो जब मुझे बोला गया कि आप टेक ओवर करो, तो हमने हमारी कोचिंग स्टाफ भी लाए साथ में। तो मेरे ख्याल में उससे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि काफ़ी इंडियन कोचेज़ आ गए, संजय बांगर, भरत अरुण, श्रीधर, जो अब तक है टीम के साथ। अगर हम गैरी कर्स्टन को ही रिटेन करते आफ्टर वर्ल्ड कप, तो टीम वैसी अच्छी खेलती रहती है। नहीं, वो किया ना, थोड़ा देर के लिए किया, तो वो खुद चले गए। वो बोले कि अभी मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो इसलिए डंकन फ्लेचर को अपॉइंट किया। तो डंकन फ्लेचर थे 2 साल, तो मेरे ख्याल में 4 साल थे डंकन फ्लेचर, मैं उनके आखिरी साल में है। तो वो पीरियड जो बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाए, तो जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था इंडियन टीम का, वो इतना अच्छा नहीं था। वो 4-0 हारे थे इंग्लैंड में, 4-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब परफॉर्मेंसेस उस समय था। जो हमारी टीम में इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, तो जब आप डायरेक्टर थे तो बात सुनते थे सारे लोग? बिल्कुल, ये बहुत डिसिप्लिन साइड है। ये एक चीज़ मैं ये बताना पड़ेगा आप लोगों को, ये जो डिसिप्लिन है, जो इनकी वर्क एथिक्स है, जो इनकी रिस्पेक्ट है गेम के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे इतना ये नहीं था कि इतना फोकस होगा ये टीम का, लेकिन फोकस बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली यंगस्टर्स जो है, पता है आजकल IPL है, पैसा है गेम में, लेकिन इनका जो फोकस है टेस्ट क्रिकेट पे, वो काफ़ी था। वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और जैसा MS हो या विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो या अजिंक्य रहाणे हो, इनका कोई ईगो नहीं। टीम स्पिरिट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब MS को लेकर, विराट कोहली को लेकर बहुत सारे इल्जामात आपके ऊपर हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पूछेंगे रवि शास्त्री से विराट कोहली के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। किसी प्लेयर की आपने इतनी तारीफ कभी नहीं की जितनी विराट कोहली की। यंगस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल है। आप तो बिल्कुल फिदा हैं उनके ऊपर। मैं बिल्कुल फिदा हूं। इसलिए आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बना देना चाहिए। अब नहीं, वो बन जाएगा। धोनी ने क्या बिगाड़ा है आपका? नहीं, मेरे ख्याल में विराट कोहली काफी सीख सकता है अगर धोनी टीम में हो, उसके अंडर भी खेले। अब बताइए, विराट कोहली को सिखाने के लिए वो कप्तानी छोड़ दे? नहीं, यही कहते। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के बड़े स्टार रवि शास्त्री पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर आरोप है कि ये पक्षपात करते हैं। रवि 35 साल से क्रिकेट की दुनिया में है, बैटिंग में, बॉलिंग में, कमेंट्री में, टीम के डायरेक्टर रहे।
लेकिन किसी प्लेयर की आपने इतनी तारीफ कभी नहीं की जितनी विराट कोहली की। अब देखिए, आप कहते हैं लाजवाब है कोहली, जुनून है कोहली में, बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेलते हैं, हमेशा बड़ा स्कोर करना चाहते हैं, फाइटर हैं, मतलब कोहली नहीं तो कुछ नहीं। आपने जितने भी चीज कहा वहां पे रजत जी, मुझे बताओ मैं एक भी चीज पे गलत हूं? ये विराट कोहली का हक बनता है बोलने वाले को बोलने के लिए, क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर है जो उन्होंने क्रिकेट खेला है लास्ट 2 साल में, मानना ही पाना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट में 4 सेंचुरी बनाना कोई मामूली सी चीज नहीं है। आईपीएल परफॉर्मेंस देखो, वर्ल्ड कप T20 परफॉर्मेंस देखो, वर्ल्ड कप 50-50 परफॉर्मेंस देखो, ये साल जैसा वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वनडे क्रिकेट खेल रहा है, देखो शेयर कंसिस्टेंसी देखो। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो यंगस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल है। आप तो बिल्कुल फिदा हैं उनके ऊपर। हम बिल्कुल फिदा हूं। आप भी फिदा है ना? मैं भी फिदा, बिल्कुल फिदा। अब ऐसा क्रिकेटर मिलेगा जो हमारे देश का है, कोई भी बंदा प्राउड होना चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में, T20 में, वनडे में, टेस्ट पे, तीनों में कप्तान बना देना चाहिए। अब नहीं, वो बन जाएगा। वो तो MS धोनी ने भी कहा है कि टाइम आएगा जब विराट को तीनों फॉर्मेट में करना पड़ेगा, वो तो कोई शक ही नहीं। लेकिन एट द मोमेंट जो भी एक्सपीरियंस धोनी का है वो इस्तेमाल करना चाहिए पूरा टीम, क्योंकि नहीं, देखिए मैंने आपका ये स्टेटमेंट देखा हाँ है जी। और एक बार नहीं कई बार आप ये कह चुके हैं। हाँ। ये वक्त आ गया कि विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना दिया जाए। आपने ये भी कहा कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो कोहली को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना देता। मैं जरूर सोचता था वो बारे में। मैं नहीं कर रहा हूं। तो धोनी ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं, धोनी बिल्कुल नहीं। धोनी मेरे ख्याल में, मुझे क्या देखना है कि 1 साल के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या उसके बाद देखा जाए कैसे टीम परफॉर्म करता है, धोनी की क्या हंगर है। मैं ये चाहता हूं कि धोनी अपने क्रिकेट एंजॉय करे एज अ प्लेयर, और विराट कोहली एज अ कैप्टन काफी सीखेंगे धोनी से जब धोनी टीम में है, वनडे टीम में। तो ये जो ट्रांजिशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसा मैंने आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, जब वो खेले धोनी के अंडर, राहुल द्रविड़ खेले धोनी के अंडर, राहुल द्रविड़ उनके कप्तान भी थे, बाद में उनके अंडर भी खेले, तो उसमें ये पीरियड में धोनी ने काफी सीखा। तो मेरे ख्याल में वैसे ही विराट कोहली काफी सीख सकता है अगर धोनी टीम में हो, उसके अंडर भी खेले। अब बताइए, विराट कोहली को सिखाने के लिए वो कप्तानी छोड़ दें? नहीं, यही कहते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कप्तानी के बारे में सीखना है काफी सीख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि वो तो दादा है भाई, ऐसा क्रिकेटर कम मिलेंगे। देखिए, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन बनाए, अब वो चौथे नंबर पर आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी में तो बहुत क्रिकेट बाकी है अभी। बहुत क्रिकेट, फिटनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो 12 साल से 10 साल से प्रेशर झेल रहा है एज अ कैप्टन। अब समय आ गया है 1 साल में या 1.5 साल में कि वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई प्लेयर लेना चाहिए, और धोनी को एंजॉय करने दो अपना क्रिकेट, चौके छक्के मारने दो, जो नंबर पे बैटिंग करना है वो कप्तान को भेजने दो। धोनी जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए थे, हाँ, देखा, तो आपसे पूछ के तो नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं। आपकी सलाह तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो सब पूरा ड्रेसिंग रूम शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो आए अंदर, वो चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और फिर आए अंदर और फिर कहा यार मुझे आपसे 10 मिनट कुछ बात करना है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो जो बोलने वाला है, और उन्होंने कहा देख भाई, टाइम आ गया, समय आ गया, मैं ये तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता हूं, और मुझे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना है। ये शॉक, मतलब मुझे छोड़ो, टीम में किसको पता नहीं, कोई टीम मैनेजमेंट को नहीं, कोई उनके क्लोज प्लेयर को नहीं, फ्रेंड किसको नहीं, किसी को नहीं। वो आके टोटल बाय सरप्राइज सबको लिया, बाय सेइंग दैट मैं रिटायर कर रहा हूं टेस्ट क्रिकेट। और
वनडे क्रिकेट में भी वैसे ही होगा। जब उनको जाना है पता भी नहीं चलेगा, वो निकल जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको वनडे क्रिकेट छोड़ने के लिए या T20 की कप्तानी छोड़ने के लिए आपकी सलाह की तो जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सलाह की जरूरत नहीं। उनको पता चलेगा, उनको, वो ऐसा आदमी है कि कंपलसरी वहां पे नहीं रहेगा। वो अगर उसको लगा कि समय आ गया कि मुझे जाना है यहाँ से, वो निकल जाएगा, आइदर एज कैप्टन और एज प्लेयर। लेकिन आपको लगता है कि कितना और खेल सकते हैं अगले वर्ल्ड कप तक आप धोनी? देखो फिटनेस देखो उनका, जैसे वो भागते हैं, कल जैसा वो रन आउट किया विकेट कीपिंग में, जैसे स्टंपिंग्स किए लास्ट 1-2 मैच में, उसका जैसा कीपर बैट्समैन कोई मुकाबला ही नहीं कंट्री में। तो 3-4 साल तो आराम से खेल सकते हैं उनके फिटनेस पे। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि उसकी कप्तानी का 1-1.5 साल के बाद कि प्रेशर इतना लेना चाहिए कि नहीं, MS धोनी को, वो हमारे मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। लेकिन जितनी विराट कोहली की तारीफ करते हैं उतनी धोनी की आप नहीं करते। ज्यादा किया मैं धोनी का। धोनी तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, क्योंकि वो जैसे खेले हैं 15 साल से, जो दिन वो डिसाइड किया सब फॉर्मेट से मुझे रिटायरमेंट लेना है, संन्यास लेना है, वो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स माना जाएगा, ऑन द सेम लेवल एज गावस्कर, कपिल देव, तेंदुलकर। धोनी उसी लेवल पे होगा। धोनी जैसे फील्ड में कहते हैं कैप्टन कूल हैं, नाराज नहीं आते, तो ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे ही ठंडे रहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा है आज तक जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ लोग बोले या कोई प्रेज दे या 0 बनाए या 100 बनाए या टीम जीती या टीम हारी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो डिमेनर है, उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, सेम है। और विराट कोहली का? विराट कोहली यंग है, विराट कोहली टोटली डिफरेंट है MS धोनी से। विराट कोहली एक इंस्टिंक्टिव बंदा है, बड़ा एक्सप्रेसिव बंदा है। तो अगर डिसअपॉइंटमेंट हो या हैप्पीनेस हो, वो आपको देखने मिलेगा फील्ड पे। सही, 2 मिनट में पता चलेगा। अगर वो खराब शॉट खेले, उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो डिसअपॉइंटेड है खुद पे। अगर विकेट मिला या टीम जीत गई, तो बिल्कुल पता चलेगा। इसीलिए संजय मंजरेकर कहते हैं कि ये 2 अग्रेसिव, रवि शास्त्री और विराट कोहली, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा खतरा हो जाता है। हाँ, यही होता है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव। तो उसमें क्या फर्क है ना? हमारे टेम्परामेंट काफी सिमिलर है, क्योंकि मैं भी एग्रेसिव हूं, मैं खेलता हूं जीतने के लिए, उधर टाइम पास के लिए नहीं। हम जाते हैं उधर जीतने के लिए, बात खत्म उधर, और कोई नहीं। प्ले विद इन द रूल्स और खेलो गेम आगे लेने के लिए और गेम जीतने के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोहली जरूर से ज्यादा एग्रेसिव हैं, इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए। वो अपने आप वो सीख जाएगा कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है और कहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप उनको अभी देखेंगे लास्ट 6-8 महीने में, आप ऑलरेडी फर्क देख सकते हैं कैसे वो मैच्योर हुए एज अ कैप्टन। जैसे वो बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे वो इंटरव्यू देते हैं, साफ पता चलता है कि वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो इतना एग्रेशन नहीं था जैसा पहले। बिल्कुल, लेकिन उधर एक ऑस्ट्रेलियन टीम डाल दो या पाकिस्तान टीम डाल दो, फिर देखो। तो जब पाकिस्तान से मैच होता है तो सारी टीम में इतना एग्रेशन कहां से आ जाता है? तो ऑटोमेटिक, कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो सीधा आ जाता है। किसको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब मैं प्लेयर भी था तब भी ऑटोमेटिकली आता था। अब मैं डायरेक्टर भी था टीम का, और हम 3 बड़े मैच खेले अगेंस्ट पाकिस्तान, 2 वर्ल्ड कप में और 1 एशिया कप में। और जितना टेंशन इंडिया पाकिस्तान मैच में होता है, उसके मुकाबले और कोई मैच में नहीं। आप रवि विराट कोहली को भी अच्छी तरह जानते हैं, MS धोनी को भी जानते हैं, दोनों के साथ खेले हैं, तो इन दोनों में जो लड़ाई होती है उसकी वजह क्या है? बिल्कुल लड़ाई नहीं। इनफैक्ट ये तो प्रेस वाला
प्रेस वाले चाहते होंगे कि लड़ाई हो, लेकिन बिल्कुल लड़ाई नहीं। इनकी जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए वो बहुत ही जबरदस्त है। विराट कोहली मानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, मानते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं काफ़ी सीख चुका हूं उनसे। और MS धोनी को भी पता है कैसा हैंडल करना विराट कोहली को। उनको पता है कि ये डेडली प्लेयर है, उनसे कैसा मैक्सिमम निकालना ये भी पता है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये बोलते हैं ना, 2 अल्फा मेल्स है एक ही ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये सबसे मेरे टेन्योर में मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा, यही लगा कि लेकिन रिस्पेक्ट है। पब्लिक में ये इंप्रेशन है कि ये दोनों के बीच में आपस में झगड़ा रहता है, तकरार रहती है, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं समझते। ये तो इंडियन क्रिकेट में हमेशा होगा, याद रखना। जब हम भी खेलते थे, कपिल देव बनना चाहिए कैप्टन, कोई बोलेगा सुनील गावस्कर बनना चाहिए, कोई कहेगा बेदी को बनना चाहिए, कोई कहेगा दूसरे को बनना चाहिए। तो ऑलवेज कप्तानी में एक दो के अगेंस्ट करते रहेंगे मीडिया वाले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लेयर्स कैसे सोचते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं, साफ जो रिस्पेक्ट है दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही जबरदस्त है। रिस्पेक्ट है, लेकिन झगड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। रवि, अब अच्छा हुआ आपने बताया जनता को कि विराट कोहली और MS धोनी के बीच में, क्योंकि दोनों बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं, दोनों को जनता बहुत प्यार करती है। धोनी और विराट कोहली के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, आपने अपने टाइम में बहुत ही अच्छा खेला है, सब कुछ किया आपने, इंटरनेशनली भी खेला है और एक स्पोर्ट्समैन अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जाने जाते हैं। तो अभी जो विराट कोहली हैं, उनमें आप ही की थोड़ी छाप नज़र आती है, तो आप उनके लिए कोई इस शो के थ्रू कोई मैसेज देना पसंद करेंगे अच्छा सा? नहीं, मुझे कोई मैसेज देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब विराट को आप देखते हैं रोज, उनका जो फोकस है, जो वर्क एथिक्स है, जो प्रेपरेशन है हर गेम के लिए, वो देखने लायक है। क्योंकि वो जो पिछले गेम में किया है वो पीछे छोड़ देते हैं। वो जैसे वो लास्ट गेम में 150 रन बनाया, जब ये बार नेक्स्ट गेम में बैटिंग करने आए तो वो सब भूल गए थे। उनका जो फोकस, उनका जो डिसिप्लिन शुरू में देखने लायक है कि उनका जो प्रेपरेशन है, उनको पता है कि फिर से उनको शुरू करना है जीरो से और लंबी बारी लेना है। तो ये जो है वर्क एथिक्स, वो देखने लायक है। तो बोलने का कुछ जरूरत नहीं। एक जगह मैंने देखा आपने इंटरव्यू में कहा कि 2-3 लोग ये बार बार कहते हैं कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। और बहुत जन कहते हैं, मैं जब पेपर पढ़ता हूं, जब वो रन नहीं बनाते, वो तो मैं 3-4 साल से पढ़ रहा हूं, जब वो रन नहीं बनाते इनको लेटाओ, सुला दो, धोनी जी को बिठाओ, एक खटिया दे दो अच्छा, और बोलो संन्यास ले लो, सो जाओ। अरे यार, कभी देखो तो सही कैसे बंदे के बारे में बात कर रहे हो। जो धोनी ने जो कंट्री के लिए किया है, आप सवेरे अपना शक्ल तो देखना चाहिए मिरर में। आपने उसका कुछ 1/16 भी किया है आपके जिंदगी में। अभी बहुत सारे इल्जामात बाकी हैं, सवालात बाकी हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर इल्जामात और सवालात का एक रात को 2 बजे तक नाइट क्लब में, अगले दिन सुबह बैटिंग करने गए और बैटिंग करके आए फिर नाइट क्लब में। वो झूठ नहीं बोलूंगा, एक बार, 1-2 बार या शायद 3 बार। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं क्रिकेट की दुनिया के चमकते सितारे रवि शास्त्री। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर आरोप है कि ये दिल फेंक हैं। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म में दिखाया गया प्ले बॉय। अगले दिन सुबह बैटिंग करनी है, रात को कमरे में लड़की। अरे बाप, ये मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखा है रजत भाई, ये अजहर का। मैं सिर्फ सुना है कि ऐसा ऐसा था ये मूवी में। अभी मुझे पता नहीं वो मेरी तरफ उंगली दिखा रहा है या और कोई क्रिकेटर। ऐसा प्ले बॉय और तो कोई है नहीं। आप, मुझे नहीं पता है कि मैं प्ले बॉय हूं कि नहीं। अच्छा, ये सच है कि रात को 2 बजे तक नाइट क्लब में
अगले दिन सुबह बैटिंग करने गए और बैटिंग करके आए फिर नाइट क्लब में। वो झूठ नहीं बोलूंगा, एक बार, एक दो बार या शायद 3 बार। ये कलकत्ता में एक मैच था और मुझे पता है मैं 5 दिन बैटिंग किया वो टेस्ट मैच में, और वो टेस्ट मैच शुरू हो गया 31 तारीख को, न्यू ईयर्स ईव। कोई टेस्ट मैच खेलता है न्यू ईयर्स ईव पे? लेकिन इंडिया खेल रही थी और हम बैटिंग कर रहे थे, शाम में कुछ 26 बैटिंग था, 25 या 26। फिर 31 को तो बनता ही है पार्टी करने के लिए। 23 साल का उम्र है, रूम में बैठ के क्या करूंगा मैं? तो मैं गया पार्टी करने न्यू ईयर्स के बाद थोड़ा, और फिर आ गया वापस रूम में। नेक्स्ट डे टेस्ट मैच शुरू हो गया, कुछ आधा घंटा प्ले हुआ, फिर बैड लाइट आ गया। तो मैं बोला शुक्र है भाई। फिर पार्टी? नहीं, फिर सो गया मैं जाके। फिर सो गया मैं जाके, बोला फिर 1 जनवरी, अब तक मूड है, माहौल अच्छा है, पार्टी सीन है। फिर गया मैं, फिर आ गया कुछ 1:30-2 बजे। फिर नेक्स्ट डे प्ले हुआ, पूरा बारी लिया और 100 बनाया, और अजहरुद्दीन ने भी 100 बनाया उस दिन। तो मतलब कभी कभी पार्टी का भी फायदा होता है। आप दुनिया में पहले ऐसे प्लेयर हैं जो नाइट क्लब में जाके 100 बनाते हैं। मैं मानता हूं, मैं गया हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं एक ही प्लेयर हूं जो गया है, काफी प्लेयर गए होंगे, लेकिन अब और कौन से थे वो बता दीजिए। वो नहीं बताऊंगा। मैं आपके बारे में, खुद के बारे में बात करूंगा, मैं दूसरे के बारे में नहीं बात करता हूं। ये टीम गेम है भाई, जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो ड्रेसिंग रूम में रहता है। लेकिन ये बताइए कि जब आप मैदान पे उतरते थे तो बैटिंग करते समय वो ए का साइन किसके लिए बनाते थे? ए? वो जो बैठी होती थी स्टैंड में तालियां बजाती थी। किसकी बारे में बात करते हैं? अनीता, अमृता, ए के साथ कितने नेम होते हैं यार? जब मेरे बेटी का भी नाम है अलेखा। उस समय तो बेटी नहीं थी। नहीं, उस समय बेटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत सारे, गैब्रिएला सबैटिनी का भी मैंने नाम सुना। मैंने भी सुना। वो टाइम पे तो नाम ऐसे आते थे जो हर हफ्ता एक नया नाम आता था, लेकिन हम कभी कंप्लेन नहीं करते थे। आने दो, चलने दो मीटर। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम आते थे। उस वक्त की ये नवंबर 1986 की सिनेब्लिट्स मैगजीन है, वो मेरे पास में है। उसमें आपकी तस्वीर छपी थी अमृता के साथ। हाँ, वो मेरा फ्रेंड थी ना वो। हाँ, तो कभी फोटो लिया होगा लोगों ने। और उन्होंने उस कवर स्टोरी लिखी थी, दी लव टेस्ट बॉय रवि शास्त्री। उन्होंने कहा ना, मैंने नहीं कहा ना, तो मुझे क्या पता। नहीं, अब बात हो ही रही है तो बता दीजिए सच क्या था। वक्त की बात है, वो बहुत समय पहले था। लेकिन मैंने सुना है कि आदतें अभी भी नहीं बदली हैं। देख भाई, एक बार जब छप्पा लग जाता है ना, तो वो छप्पा निकालने बहुत समय लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा सब गलत है, क्योंकि बंदर कितना भी बुढ़ा हो, गुलाटी मारने नहीं भूलता। अब आप डायरेक्टर थे टीम के, तो आपने परमिशन दी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को ला सकते हैं? जी हाँ, जी। मुझसे पूछा था तो मैं बोला उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आदमी का अगर फोकस या कंसंट्रेशन बिगड़ता नहीं है अनुष्का जी से आने से, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। जब वो आई उसने 160 रन बनाया टेस्ट मैच में, और जब 0 पे आउट होता है तो फिर कहेंगे हाँ कंसंट्रेशन गए। देखिए, जब भी 0 पे आउट होता है लोग कहते हैं वो अनुष्का ने मरवा दिया इसको। हम ये बोलने वाले बोलेंगे, जब 170 करता है, 180 करता है, 160 करता है, तब कोई नहीं बोलता है। तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और ये डे एंड एज में जब कोई प्लेयर को एट टाइम्स कंपनी का जरूरत है, क्योंकि प्रेशर इतना है,
वो इतने समय घर से बाहर है, 3 फॉर्मेट है गेम का। जब हम खेलते थे वनडे क्रिकेट तो फिर भी जस्ट शुरू हुआ था, टेस्ट मैचेस थे, लेकिन इतना क्रिकेट नहीं था। तो मेरे ख्याल में जब ऐसा कुछ कंपनी की ज़रूरत है, वाइफ्स को ट्रैवल करना है या गर्लफ्रेंड्स को ट्रैवल करना है, ये डीएनए तो होना जिसकी चाहिए। वाइफ ट्रेवल कर रही है वो गर्लफ्रेंड के साथ जा सकता है? नहीं, जिसकी शादी नहीं हो, जिसके पास गर्लफ्रेंड हो, ज़रूर लाना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सिर्फ रवि शास्त्री ऐसी सीख दे सकता है और तो कोई प्लेयर ऐसी सीख देगा नहीं। मैं ये सोच रहा था कि टीम के लिए अच्छा क्या है, और मुझे लगा जैसे अनुष्का जी आए वहाँ पे, विराट कोहली बहुत ही अच्छा बैटिंग करने शुरू किया। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टीम परफॉर्मेंस ना। तो उसने जब 170 बनाया, 160 बनाया, और क्या चाहिए? बाकी जो आप करते थे और नेक्स्ट टेस्ट में फिर 100, ये मेलबर्न में किया 100, फिर सिडनी में 100। तो पहली बार जनता को पता चल रहा है कि अनुष्का के आने से विराट कोहली की परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। विराट कोहली प्रोफेशनल है, उसको पता है उसका वर्क एथिक्स क्या है, उसका जैसा प्रेपरेशन जो करते हैं गेम के पहले, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कौन हो या नहीं हो, लेकिन वो जो कंफर्ट फैक्टर होता है कोई भी इंडिविजुअल का, क्योंकि काफ़ी समय बाहर है घर से, तो कभी कभी ये कंपेनियनशिप की ज़रूरत है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो। फोकस तो रहेगा उतना ही। ऐसा नहीं कि दोस्त हो तो फिर फिटनेस के राउंड छोड़ दें, जिम में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो सब होता होगा तो फिर आइदर एज कोच, आइदर एज डायरेक्टर, आइदर एज बीसीसीआई, किधर तो बताना पड़ेगा वो इंडिविजुअल को। अगर उनका ट्रेनिंग में ध्यान नहीं है या जैसा मैंने कहा प्रेपरेशंस में इतना फोकस नहीं है, फिर तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत फिटनेस पर ध्यान देते हैं विराट कोहली। बहुत, और उस फिटनेस पे ध्यान देता है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसकी वजह से भी है। और अच्छी बात यह है कि जो बाकी के प्लेयर्स है टीम में, वो उनको एम्यूलेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो बाकी बातें भी आपने सिखाई हैं, क्योंकि आपका हिस्ट्री पढ़ रहा था तो जीआर विश्वनाथ ने आपको पकड़ा था बियर पीते हुए। अच्छा, मैं तो उसके साथ ही पीता था। मैं 17-18 साल का था तब मैं अगर बियर पीता था, मैं मेरा फादर के साथ पीता था। तो अगर मैं फादर के साथ पी सकता हूं, फिर और किससे डरना है? ना कुछ दिखाना है, डरना किससे? तो एक बार सुनील गावस्कर जब कप्तान थे, उन्होंने पकड़ा था आपको जिन पीते हुए। अरे सब ने पकड़ा है मुझे। क्योंकि मुझे हाइड करने का चांस ही नहीं ना। लेकिन अभी अगले दिन आपको मैच खेलना हो और आप रात में जिन टिका रहे हैं। ऐसे इतने भी हम फूलिश नहीं है कि हमें भी पता है कि नेक्स्ट डे खेलना है, और हमें भी पता है कि नेक्स्ट डे जब मौका मिला और अगर किधर सेट हो गए तो इतनी जान होना चाहिए कि कहाँ पे तुम 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो टेस्ट मैच में, या 30 ओवर डालना है या 35 ओवर डालना है। क्योंकि अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर ये गेम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये सही है कि गावस्कर ने जब आपको पकड़ा था जिन पीते हुए, वो आपको ये बताने आए थे कि अब आपको नंबर 10 नहीं नंबर 1 करना है, ओपनिंग करनी है? गावस्कर जी पकड़े नहीं मुझे, लेकिन उस समय जब आए थे तब कोई जूस पी रहे थे हम। और उन्होंने ये बताया, आप सही कह रहे हैं, कि आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसा उसने वर्ड किया, यूज किया ओपन, ये जूस बूस सब पीछे चले गए। क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्रेट दिमाग में गया कि हमको ओपन करना है अगेंस्ट इमरान खान एंड सरफराज नवाज, और इंडियन टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था पाकिस्तान में 1982 में। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो ये बाकी सब छोड़ दो, अब फोकस रखो कि रन बनाना है। और वही इनिंग्स में मैंने 100 बनाए और मेरा पूरा लाइफ और करियर चेंज हो गया। तो जब आप बैटिंग करने लगे, ओपनिंग करने लगे, तो वो जो लड़कियां दोस्त थी उनका क्या हुआ? अरे वो जब आप बैटिंग करते हैं वो लेवल पे, इंडिया पाकिस्तान, लड़कियां बड़कियां सब भूल जाओ, फोकस क्रिकेट पे रखो।
और मुझे फोकस रखना था, क्योंकि ये जो पेस अटैक था, वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स मैं कभी जिंदगी में खेला हूँ, ये पाकिस्तान की जो अटैक था, क्योंकि इमरान खान था, सरफराज नवाज था और उनके 2 एम्पायर थे। यू नो, पैड पे लगा तो थैंक यू। तो फोकस बहुत ज़्यादा रहना चाहिए था उसमें। विराट कोहली में भी वही क्वालिटीज़ हैं? वही क्वालिटीज़ और ज़्यादा भी है उनके पास। अगर देखा जाए, वो 27 साल की उम्र में 100 बनाया वनडे में, 26 या 27। उसके ऑलरेडी कुछ 35 या 40 इंटरनेशनल 100s हो चुके हैं। तो कप्तान है इंडिया का, तो उनके पास और 10 साल क्रिकेट है, 10-11 साल जैसे उनकी फिटनेस है। अगर वो खेले 10 साल तो कुछ भी कर सकते हैं। जो सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, उसको तोड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है 10 साल में। अगर विराट कोहली 10 साल खेला, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सचिन का जो रिकॉर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेटर मिलेगा आपको जो 100 के ऊपर इंटरनेशनल 100s करते हैं। लोग करते हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन इंटरनेशनल 100 करना आसान बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी इनके कुछ 40 100 हुए विराट के, और अगर इंजरी नहीं हुए, 10 साल और खेले, क्या पता क्या करे। तो 18 महीने में रवि शास्त्री ने कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि वो धड़ाधड़ रन बनाने लगे? चक्की आटा तो कोई नहीं, ये आपको विराट से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा जो तालमेल था विराट के साथ, वो शुरू से बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कोई बंदे में, एक बार वो सही हो जाए ना, बिटवीन अ डायरेक्टर एंड प्लेयर या कोच एंड प्लेयर, अगर वो जोड़ी सही हो ना, फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में विराट, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा कुछ ट्वीक करने का ज़रूरत नहीं था। इट वॉज मोर दिमाग में कि फेल हो रहा है, 3-4 इनिंग में रन नहीं बनाया, 5-6 इनिंग में इंग्लैंड में, ये किसको भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो देखा उनकी गेम में या टेक्निक में, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट। और यही काम आपने रविचंद्रन अश्विन के साथ किया। अश्विन बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट, लेकिन उनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा डिप हो गया था। तो मेरे ख्याल में जब उनको ड्रॉप किया टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच एडिलेड में, मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा लेसन था अश्विन के लिए, क्योंकि उन्होंने चैलेंज लिया अपने आप पे कि मैं वापस आऊँगा टीम में, मैं मेहनत करूँगा, मैं बेसिक्स पे जाऊँगा वापस, और ऑफ स्पिन पे फोकस करूँगा और फिर आऊँगा साइड पे। और उसने वही कहा। और जैसा मैंने कहा, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। वो भी ऐसा क्रिकेटर है जो और 10 साल खेल सकता है और 500 के ऊपर विकेट्स निकाल सकता है आराम से। ऑलरेडी उसका 200 प्लस हो गए और 300 विकेट तो आराम से निकाल सकता है। सर, आपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर, आपको नहीं लगता कि विराट कोहली से थोड़ा डीमोटिवेट हुए होंगे? क्योंकि जैसा कि हमें सारी दुनिया ये बात कर रही है कि अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली है। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ मैं टेक्निक में, क्योंकि सचिन का जो गेम था ना, बहुत ही नेचुरल, जैसे कोचिंग मैनुअल में वैसा गेम था उसका, एकदम कंप्लीट गेम था, इजी गेम। विराट कोहली देखा जाए एट टाइम्स अनऑर्थोडॉक्स है। उसके जैसे बॉटम हैंड आएगा, यहाँ से आउटसाइड द ऑफ स्टंप से बॉल विप करेंगे स्क्वायर लेग की तरफ, मिडिल एंड लेग की बॉल खेलेंगे ओवर एक्स्ट्रा कवर। तो ये अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर भी है। तो दोनों प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इफेक्टिवनेस देखना है तो दोनों का वही है। दोनों जब एक बार बारी लेते हैं तो लंबे बारी लेते हैं। सचिन जैसे 100 बनाते थे वनडे में, वैसा विराट बना रहे। अभी टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल में अब अपने पीक पे आ गए विराट कोहली, क्योंकि जो भी बैट्समैन हो उनका जो पीक होता है, मैं कहता हूं, मैं समझता हूं फ्रॉम द एज ऑफ 27-35 तक, ये जो 5-6 साल मिलता है उसमें जितना लूटना है लूट लो। सर, जब विराट कोहली के ऊपर जब कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या वो जिस तरीके से अब खेल पाते हैं, क्या वो तब खेल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी है कप्तान टीम का। उनके फर्स्ट टेस्ट मैच में जब वो कप्तान बनाए गए, उसमें दोनों इनिंग में 100 बनाया उसने। तो मतलब कई प्लेयर होता है, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए उनको और मजा आता है खेलने में, वो रिलिश करते हैं प्रेशर। क्योंकि कई प्लेयर होता है जिनको अगर वो प्रेशर में डाले तो उनकी गेम बिगड़ जाता है।
ये विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं। और भी सवाल मेरे पास में, एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर इल्जाम और सवाल का एक और 6 more into the stands. India win the World Cup. वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं क्रिकेट की दुनिया के चमकते सितारे रवि शास्त्री। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में रवि शास्त्री पर इल्जाम है कि ये क्रिकेट में सुधार के खिलाफ हैं। रवि, सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी अपॉइंट की है, बहुत सारे सुधार लाना चाहते हैं और मैं आपके स्टेटमेंट देखता हूं, इंटरव्यू देखता हूं, आप कोई रिफॉर्म नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कभी नहीं कहा। मैं कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट अपना लोढ़ा कमेटी ने जो रिफॉर्म्स दिए, मैं तो मानता हूं कि 80 या 80 या 85% इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि कई जगह पे जिधर डंडा देना चाहिए बहुत ज़रूरत है, और 80 to 85% बहुत ज़रूरी है वो अब इम्प्लीमेंट देखिए, वो करना। कहते हैं कि 3 के बजाय 5 सेलेक्टर नहीं होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। क्या तकलीफ है? नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि जो 15% जो बाकी के, वो अगर इन टोटल अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं होगा। वो बोलने में आसान है, जब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वो प्रैक्टिकलिटी जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात आ सकते हैं। वो मेरा ओपिनियन है। मैं क्या नहीं कह रहा क्या हूं कि परेशानी है? जैसा मैं सिलेक्टर्स में कहता हूं, ये बहुत बड़ा कंट्री है और जितने लोग इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, अगर तुम पूरा दुनिया देखा जाए, वो उनका टोटल करो उतना नहीं होगा जितना इंडिया में लोग खेलते हैं। तो अगर हमारा जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि 5 जोन है, 5 सिलेक्टर एक एक जोन से। आप क्या देखना चाहते हैं? इंटेग्रिटी की सिलेक्शन फेयर हो ना। लेकिन अगर आप साइज देखेंगे कंट्री का, और 3 फॉर्मेट है गेम में, 50 ओवर फॉर्मेट, 2020 फॉर्मेट, तो मेरे ख्याल में 5 सिलेक्टर तो बनता ही है, और 10 टैलेंट स्काउट का जरूरत पड़ेगा, 2-2 एक जोन से, क्योंकि मैं हूं वेस्ट जोन से। अगर आपने मुझे सिलेक्टर बनाया, मुझे क्या पता सेंट्रल जोन में कौन यंग खिलाड़ी अच्छा है, या सिस्टम क्या है सेंट्रल जोन में, या अगर मैं टैलेंट स्काउट भी हूं, मुझे कहां जाना, मुझे कहां पता है कि कौन से कोचेस अच्छे हैं जो अंडर 15 लोग को खिलाते हैं, या कौन से अंडर 19 का कोच अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा सेंट्रल जोन से होगा, या मैं हूं वेस्ट जोन से, मुझे सब पता होगा मुंबई में कहां जाना चाहिए या पुणे में कहां जाना चाहिए, मुझे वो आइडिया होगा क्योंकि मैं खेला हूं उस जोन में। तो मेरे ख्याल में वो 3 बहुत कम है। अब जस्टिस लोढ़ा तो कभी क्रिकेट खेले नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है लोढ़ा कमेटी के, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं इन टोटल, जैसे आप कह लेंगे वो कूलिंग ऑफ पीरियड। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप एक बार ऑफिस बेरर बने तो 3 साल की छुट्टी हो, उसके बाद 2 बार ऑफिस बेरर बन सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल में वो भी कम है, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर को बनना है तो उसको वो भी चाहेंगे कि थोड़ा कंटिन्यूटी हो, 5 साल हो या 6 साल हो, फिर ठीक है तुम 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करो, फिर आके 6 साल करो, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ये क्यों होना चाहिए कि 3 साल में निकलो, क्योंकि आपको कैसा पता है कि उसके रिप्लेसमेंट जो आ रहा है, वो जो अच्छे चीज की है वो बंदे ने, वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, वो क्या गारंटी है। तो अगर आपको मिला कोई अच्छा बंदा, अगर री इलेक्शन में अगर उनको फिर से इलेक्ट किया जाए कि वो और 3 साल कर सकते हैं, करना चाहिए। मेरे ख्याल में 6 साल तो बनता है, और फिर 3 साल का लो कूलिंग ऑफ पीरियड, और फिर आ जाओ 6 साल के लिए। देखो, ये अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रिकमेंडेशंस और जजमेंट पास हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी डायलॉग हो सकता है। लेकिन ऐसे जब रिकमेंडेशन दी है तो क्या रवि शास्त्री से, सुनील गावस्कर से, सचिन तेंदुलकर से कोई बात की? किसने सलाह ली? अनफॉर्चुनेटली मेरे से बात नहीं हुआ, लेकिन मैं, अगर मेरे से बात होता तो मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं जरूर एस्टीम सुप्रीम कोर्ट जजेस को यही बोलता था। सुझाव है, अगर 70 साल से ज्यादा उम्र हो, कोई मंत्री हो, अफसर हो। नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं, मैं काफी मंत्री लोग के साथ मैं ग्रो अप हुआ हूं। जैसे हमारे टाइम पे वानखेड़े जी थे,
फिर उसके बाद थे साल्वे जी, फिर आए माधवराव सिंधिया, फिर शरद पवार, फिर जेटली जी आए थे आईपीएल में थोड़ा देर के लिए। और मैं कहता हूँ जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जैसा कोई समझो शरद पवार अब 70 के ऊपर है, अभी भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। चाहे श्रीनिवासन हो तमिलनाडु का 70 के ऊपर है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे नहीं? जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर्स है, क्योंकि कभी कभी एक्सपीरियंस का जरूरत है। जैसे मैंने और ये मुझे ये गेम ने सिखाया कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। आप अगर अमेरिका में जाए, कोई रिटायरमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज का, वो तो 80-90 के साल के भी कर सकते, जब तक वो चाहे। अगर है अच्छा तो फिर यूज करो ना, क्योंकि मेरे ख्याल में यंगस्टर्स काफी सीख सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं और मैं मानता हूं इसमें कि ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेशन आता है और आप अगर कंपेयर करेंगे क्रिकेट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स 90% लोग को क्रिकेट के बारे में शायद कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन इसी बात पे मैं कहूंगा 90% ऑफ द क्रिकेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता होगा। लिख के देता हूं मैं, तो ये जरा संभाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 6 महीने के बाद आपने सब इंप्लीमेंट कर दिया, समझ लो सब इंप्लीमेंट कर दिया रिकमेंडेशंस और फर्स्ट क्लास चलने लगा, तो पूरा बधाई देना चाहिए लोधा कमेटी सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन बाय चांस अगर गड़बड़ हो गया स्टेट एसोसिएशंस में या बीसीसीआई में या इंडियन टीम की परफॉर्मेंस में 6 महीने के बाद, फिर जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? फिर नहीं छोड़ सकते हैं। जस्टिस लोढ़ा को जिम्मेदारी लेना। जिसने किया है रिकमेंडेशंस, तो अगर बधाई मिलना है तो फिर, अगर नहीं चला तो फिर वो भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आपके बारे में ये कह सकते हैं कि ये सारी बातें आप बीसीसीआई की तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई से करोड़ों रुपए मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कहा 90% 85% इंप्लीमेंट करो, क्योंकि अगर डंडे की जरूरत है कई जगह पे तो देना पड़ेगा शायद। और मेरे ख्याल में जो रिकमेंडेशंस लाए गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस में, जो इलेक्टोरियल प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये प्रॉक्सी नहीं चलेगा। अच्छा सिस्टम होना चाहिए। एक सीईओ अपॉइंट करो, सीएफओ अपॉइंट करो, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट, बहुत ही अच्छे चीजें हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं डायलॉग होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी ना, तो फिर पता चलेगा कि पूरे चीजें इंप्लीमेंट हो सकते हैं कि नहीं। चाहे मुदगल समिति की बात हो, चाहे लोढ़ा समिति की बात हो, ये देन किसकी है? ये बीसीसीआई की देन है। आप क्रिकेट पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए, उसको भी छोड़ दीजिए। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ आप अच्छे से डिफेंड भी नहीं कर पाए। अगर ये तो आपका फेलियर हुआ ना, अब आप आ गया तो अब इसको आप एग्जीक्यूट करो। क्यों डरते हो इसको एग्जीक्यूट करने से? क्योंकि इंप्लीमेंट करो इसको। आपको जो परसेप्शन है, आपका जो परसेप्शन है कि जो कुछ बीसीसीआई करता है वो गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप दूसरे स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस देखेंगे ये कंट्री में, वो 10% भी नहीं है बीसीसीआई के मुकाबला। अगर बीसीसीआई इतना ही खराब होता, मैं मानता हूं काफी चेंजेस का जरूरत है, मानता हूं मैं, लेकिन अगर वो इतना ही खराब था तो 2-3 वर्ल्ड कप नहीं जीतते थे। तुम्हारे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गावस्कर, ये सब नहीं आते थे। आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, बीसीसीआई के पास अच्छा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पे चेक एंड बैलेंस ना हो बीसीसीआई। बिल्कुल होना चाहिए, तो वो तो 85% में है, बिल्कुल है। मैं क्या, तो आप सुने नहीं मैंने क्या बोला? गवर्नेंस में, फाइनेंस में, पैसे बांटने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वोटिंग सिस्टम में, जरूर सब होना चाहिए उधर रिकमेंडेशंस। फिर आपको चेक और बैलेंस भी आएगा, पता भी चलेगा कैसा मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कौन सा स्टेट कैसा यूज करता है वो पैसा। ग्रास रूट लेवल लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलता है कि नहीं, वो सब पता चलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप एक गुड क्रिकेट प्लेयर के साथ साथ एक अच्छे कमेंट्रेटर भी हैं, तो आपकी कमेंट्री का बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? कब आपको सबसे अच्छा लगा कि उस टाइम पे आपको कमेंट्री देना बहुत अच्छा लगा था? 6 more into the stands. India win the World Cup.
goes big. It's 6 more. India win the World Cup after 28 years. रवि, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे आपकी लाइफ के बारे में, क्रिकेट के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, और अच्छी बात है आपने हर सवाल का जवाब दिया, जनता की फरमाइश भी पूरी की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जी राजारमन का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया रवि शास्त्री पर। हमने रवि शास्त्री से पूछा उनके टीम के रिलेशंस के बारे में, विराट कोहली के बारे में, MS धोनी के बारे में, उनकी प्ले बॉय इमेज के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जी राजारमन के फैसले का। रवि शास्त्री जब क्रिकेट खेलते थे सबको पता था कि वो अपने दिल से खेलते थे। एक बैट्समैन ऐसे थे जो डेड बैट भी देते थे और छक्के भी लगाते थे साथ में। आज हम सबको एक बार फिर देखने मिला कि रवि शास्त्री डेड बैट से कैसे खेलते हैं और छक्के भी कैसे मारते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे उनका क्रिकेट देखा ही नहीं होगा, लेकिन आज एक एग्जाम्पल मिल गया हमको कि वो अपना क्रिकेट कैसे खेलते थे। अपनी सफाई में उन्होंने कई सारी सच को माना है। ये बहुत बड़ी बात है कि सच को मानना, चाहे वो प्ले बॉय इमेज क्यों ना हो, चाहे विराट कोहली को बैक करने वाली बात क्यों ना हो। हमारे वकील साहब ने बहुत ही कोशिश की रवि शास्त्री को पिन डाउन करने, लेकिन रवि शास्त्री हर बॉल को अपने मेरिट में खेला और हम चाहते हैं कि आगे भी यही करते रहें। हमें उम्मीद है, यकीन है कि रवि शास्त्री इसी तरह से सवालों के जवाब देने की बैटिंग करते रहेंगे, कमेंट्री बॉक्स में अपने कमेंट से एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों को क्रिकेट के बारे में एजुकेट करते रहेंगे, एनलाइटन करते रहेंगे। ये शुभकामनाएं हमारी रवि शास्त्री को हैं। हमारी मुलाकात आपसे अगले सप्ताह होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।